हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फिर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 26 स्पेशल रिलीफ एक्ट का। तो सेक्शन 26 क्या कहता है इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि सेक्शन 26 है, ये चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 स्पेशल रिलीफ एक्ट का चैप्टर 3 26 एक ही सेक्शन है इस चैप्टर में, सेक्शन 26। ठीक, क्या कहता है ये कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहली बात होगी कि रेक्टिफिकेशन क्या है, देन इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं रेक्टिफिकेशन क्या है। देखो, रेक्टिफिकेशन मीन्स करेक्शन। जब भी हमें कोई करेक्शन करानी होगी कोर्ट के थ्रू, तो वहाँ पे हम उसे रेक्टिफाई, उसे हम एक सूट डाल के रेक्टिफाई कराएंगे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई करेक्शन करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई करेक्शन कराना। ठीक, और इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी लीगल डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हमारे बीच में क्रिएट हुआ है तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और रेक्टिफिकेशन माने उसमें करेक्शन कराना, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कुछ ऐसा चीज़ें रह गई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके मेरे बीच में, लेकिन उसमें कोई पॉइंट रह गया है, उसमें या तो एक पार्टी ने फ्रॉड कर दिया या दोनों पार्टीज की मतलब कोई दोनों पार्टी का कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, उस सिचुएशन में कोर्ट जाके उस पॉइंट को जो भी रह गया है, जो भी, या फिर दूसरी पार्टी ने कोई फ्रॉड से कुछ फ्रॉड कर दिया है, तो वहाँ पे उसको रेक्टिफाई कराएंगे, कोर्ट में जाके उसे रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो यह है रेक्टिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंट का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स करेक्शन और चेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर हम जब भी रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम क्या चाहते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन चाहते हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं। ठीक, therefore when a court is of the opinion therefore when the court is of the opinion that, जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई डीड एज एग्जीक्यूटेड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, कोई डीड तो एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन वो कैसी कैसी है, पार्टी के जो पार्टी चाहती थी अकॉर्डिंग टू वैसी नहीं है, यानी कि जो पार्टी की रियल इंटेंशन थी वैसी नहीं है। It will rectify the deed in order to bring it into conformity with the actual intention। तो उस जो भी आपकी एक्चुअल इंटेंशन उसके साथ उसको कन्फर्म कर देना। सपोज करो कि आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने कोई पॉइंट या तो फ्रॉड से या हम दोनों कोई म्यूचुअल मिस्टेक से कोई पॉइंट जो है वो सही ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे जब हमने उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा तो वो जो पॉइंट था वो सही से मेंशन नहीं हो पाया। तो या तो ये मैंने फ्रॉड करके ऐसा कर दिया, या फिर हम दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक से वो चीज़ ऐसे हो गई है। तो वहाँ पे क्या है कि हमारी जो रियल इंटेंशन है ना, वो क्या है, एक्चुअल में रियल इंटेंशन हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या है। तो इसके लिए अगर हम कोर्ट जाएंगे, अगर उसमें हम करेक्शन कर लिए, हम सूट फाइल करेंगे, और अगर दोनों पार्टी एग्री हो गई, इट मीन्स कि दोनों पार्टी की रियल इंटेंशन क्या है, कि जैसे हमारे बीच में बात हुई थी उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे यही कि उसे रेक्टिफाई करवाना, जो भी पार्टी की रियल इंटेंशन होगी उसको वहाँ पे मेंशन, उसको वहाँ पे पुट करवा देना, उस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ रियल, जो रियल इंटेंशन है उस अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को सही कर देना, उसमें जो भी उसमें कमी थी। ठीक, अब सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 में ये नहीं है कि हम मतलब रेक्टिफिकेशन क्या है, ऐसा कोई डेफिनेशन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम कब रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में कब हम रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। तो व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाई, इसका जो हेडिंग है वो क्या है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। ठीक, कब हम इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करेंगे। अब इसका क्लॉज 1 देखते हैं सबसे पहले, वेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, यानी कि देखो या तो फ्रॉड हुआ है या फिर क्या हुआ, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट। या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, सीधा सीधा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे जो अदर इंस्ट्रूमेंट वर्ड है, यहाँ पे अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब या तो विल बनाई है, या मॉर्टगेज डीड है, या लीज डीड है, या गिफ्ट है, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जो लीगल फॉर्म में है। ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल फॉर्म में है, इन, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए। इसके लिए रेक्टिफिकेशन से बड़ी बात है कि अगर आपके मेरे बीच में कोई म्यूचुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो नहीं, अगर वो राइटिंग में जो फॉर्मेट हुआ है, राइटिंग में उसको फॉर्म कर दिया गया है, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो इन राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट वाले को हटा के सीधा, इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, यानी कि जो पार्टीज की रियल इंटेंशन थी वो वहाँ पे नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है कि नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी टू विच द कंपनी एक्ट 1956 अप्लाई, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे कि जो भी
आर्टिकल एसोसिएशन होंगे कंपनीज के, और उन पे जो अगर कंपनी एक्ट अप्लाई होता है तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि डज नॉट एक्सप्रेस रियल इंटेंशन, देन वहाँ पे वो कॉन्ट्रा रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तब क्या होगा। अब इसका क्लॉज 1 का ए देखते हैं। आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। देखो, रेक्टिफिकेशन के लिए सूट कौन कर सकता है, दोनों में से कोई भी पार्टी या उनका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ठीक है, मे इंस्टीट्यूट आ सूट, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि कोई ऐसा नहीं, कोई एप्लीकेशन जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के उस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट बनाए उसको आप सही करा दो, नहीं, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, एक सूट की तरह यहाँ पे मतलब कोर्ट में जाएंगे, सूट लेके हम कोर्ट में जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट आ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई। ठीक है, पहला पहला पॉइंट क्या है, मतलब कि क्लॉज 1 का जो ए है क्या कह रहा है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, वो वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं उस पॉइंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई कराने के लिए। बी क्या कहता है इसमें कि द प्लेंटिफ में इन एनी सूट in which any right arising under the instrument in is in issue। अभी देखो, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट, अब यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट किसकी बात है, प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, यानी कि बी जो है वो प्लेंटिफ की बात कर रहा है कि प्लेंटिफ किस में कर सकता है, इन एनी सूट, किसी भी सूट में। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम उसी सूट को लेके कोर्ट नहीं गए हैं, कोई और सूट चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन एनी सूट इन विच, जिसमें क्या होना चाहिए, एनी राइट अराइजिंग, कोई राइट अराइज हो रहा हो उस इंस्ट्रूमेंट को लेके, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी राइट अराइज हो रहा है। ठीक है, क्लेम इन हिज प्लीडिंग, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट बी रेटिफाई, उस अगर कोई भी राइट, कोई भी वहाँ पे कोई भी इशू अराइज हो रहा है उस दूसरे सूट में, तो वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। यानी कि आपके मेरे बीच में कोई ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, कोई सूट है, ठीक है, और इस सूट में ही कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमने अभी हमारे बीच में, अब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी पॉइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके आता है, ठीक है, तो कोई भी इशू है उस पूरे सूट में, तो वहाँ पे भी हम उस सूट को, उस पॉइंट को रेटिफाई, इस सूट में भी हम उसको रेटिफाई करा सकते हैं। ठीक है, तो बी किसके लिए हो गया, प्लेंटिफ की बात करता है। अब सी यहाँ पर डिफेंडर इन एनी सच सूट एज इज रेफर टू इन क्लॉज बी, क्लॉज बी के सूट में जहाँ पे प्लेंटिफ जो है रेटिफिकेशन करा सकता है, वहाँ पे यहाँ पे डिफेंडेंट की बात हो रही है, कि सी में क्या है कि डिफेंड इन एनी सच सूट, ऐसे सूट में एज इज रेफर टू इन क्लॉज बी में मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस, यानी कि जहाँ पे वो डिफेंड, आप अपना डिफेंस देगा, उस डिफेंस के एडिशन में वो ऐड कर सकता है आज रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन के लिए भी वो मतलब उस पॉइंट को रेज कर सकता है। ठीक है, तो ए क्या है, क्लॉज 1 का ए जो है यहाँ पे कहा कि दोनों पार्टी सूट कर सकती हैं रेटिफिकेशन के लिए, या उनके लीगल, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, वो सूट कर सकते हैं। बी कहता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो किसी और सूट में भी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करवा सकता है। सी कहता है कि जिस सूट में प्लेंटिफ करवा सकता है, उसी सेम सूट में डिफेंडेंट जब अपना डिफेंस देगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टी के बीच में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना है, उस डॉक्यूमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर डिफेंडेंट भी रेटिफाई करवा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉज 2 देखते हैं इसका। इफ in any suit in which a contract or other instrument is sought to be ratified under subsection 1 में the court find that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the party, the court may in its discretion direct ratification of an instrument so far as express that intention। ठीक है, यहाँ तो समझते हैं पहले। जहाँ पे कह रहा है कि इफ़ इन एनी सूट, किसी भी सूट में, जहाँ पे कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अदर इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे क्या है, रेटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, सॉट टू बी रेटिफिकेशन अंडर 1 में, द कोर्ट फाइंड दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक, जहाँ पे कि क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक हुआ है, वो रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस, वहाँ पे जो पार्टी की रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट में, अब यहाँ पे कोर्ट चाहे तो, कोर्ट के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि उसको डायरेक्ट रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स सो एज एक्सप्रेस दैट इंटेंशन, तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट चाहे तो उसको रेटिफाई करवा सकती है, और उस जो भी रियल इंटेंशन है पार्टी की उसको उसमें पुट कर सकती है, यानी कि उसको चेंज कर सकती है। जो पॉइंट रह गया है, जो रियल इंटेंशन था पार्टी का, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो पाया, तो उसको बाद में कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो उसको रेटिफाई करा सकता है। लेकिन सो फार, मैं देखो, सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि
ये कैसा होगा? विदाउट प्रेजुडिस टू राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ और एंड फॉर वैल्यू। अगर किसी थर्ड पार्टी ने कि उस राइट को एक्वायर कर लिया है गुड फेथ में और वैल्यू देकर, तो वहाँ पे फिर उस थर्ड पार्टी के राइट को मतलब क्या प्रेजुडिस नहीं किया जाएगा। यानी कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई प्रॉपर्टी सेल की, कोई भी बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी ही सेल करने की बात है, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट है जो इनके बीच में म्यूचुअली हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पुट नहीं हो पाया, लेकिन बी ने ये सेम प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी, ठीक है। लेकिन अब इसको बी को लग रहा है कि यहाँ पे तो ये पॉइंट्स नहीं है, इसे रेक्टिफाई कराना चाहता है। तो यहाँ पे ये है कि ये दोनों चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो भी रेक्टिफिकेशन करे, लेकिन जो सी है ना, जिसने बाद में वैल्यू देकर और गुड फेथ में प्रॉपर्टी को लिया है, उसके किसी भी राइट को, उसकी किसी भी राइट का किसी तरह से भी कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सी को इसमें, अगर सी ने गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, ठीक है, तो उसके सी के किसी भी राइट का कोई इफेक्ट नहीं करेगा कोर्ट उसके सी के राइट को भी ध्यान में रखेगा कि कहीं इसके राइट्स का कोई वॉलेशन तो नहीं हो रहा, ठीक। आगे देखते हैं इसका। देखो क्लॉज 3 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड एंड देन if the party claiming rectifications has so prayed in his pleading and the court think fit may be specifically enforced। यानी कि अगर कोई भी a contract in writing may be for, जो भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा, अगर कोर्ट में सूट है, आपने इस पैसे परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया हुआ है और आप उसमें रेक्टिफिकेशन भी चाहते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले कोर्ट क्या करेगा? रेक्टिफिकेशन करेगा। पहले वो पॉइंट रेक्टिफाई होगा, उसके बाद ही इसमें उस सूट पे कोई और पॉइंट की बात की जाएगी, कि उसके बाद ही वो स्पेसिफिक इन्फोर्स होगा, या जो भी उसमें आप और क्लेम कर रहे हो उसके बाद होगा, पहले उसको रेक्टिफाई करेगा कोर्ट, ठीक। आगे देखते हैं, क्लॉज 4 पढ़ते हैं इसका। नो रिलीफ फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बिन स्पेशली क्लेम। यानी कि अगर आपने अपने प्लेंट में आपने स्पेशल परफॉर्मेंस का सूट तो किया है, आप उसमें कुछ पॉइंट को रेटिफाई भी कराना चाहते हो, लेकिन आपने क्या किया, वहाँ पे उस बात को लिखा ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि नो रिलीफ फॉर दी ग्रेटिफिकेशन, आपको ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड, नहीं ग्रांट किया जाएगा किसी भी पार्टी को अंडर दिस सेक्शन में अनलेस इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली क्लेम, अगर उसको आपने स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया है, यानी कि अगर आपने उसको अपने प्लेट में नहीं लिखा कि आपको इस पॉइंट को यहाँ पे रेक्टिफाई करवाना है, तो कोर्ट उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। आपको अपने प्लेंट में उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रेयर में डालना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी हैज़ नॉट क्लेम्ड एनी सच रिलीफ इन हिज प्लेडिंग, ठीक है। अगर पार्टी ने अपने प्लेडिंग में उस रिलीफ को नहीं लिखा है, ठीक है, जब आपने प्लान रेडी किया, कोर्ट में से फाइल किया, तब उस पॉइंट को मेंशन नहीं किया है, द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लीडिंग ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। यानी कि कोर्ट आपको उस सूट के चलते कभी भी एनी स्टेज किसी भी स्टेज को सूट के अलाउ कर देगा कि इस प्लान को अमेंड करके आप उस पॉइंट को वहाँ पे ऐड कर लो। यानी कि ये कह रहा है, क्लॉज 4 कह रहा है कि आपने अपने सूट में आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रोवाइजर कह रहा है कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट आपने उसको नहीं लिखा, तो आप बाद में कभी भी अपने सूट को अमेंड करके उस पॉइंट को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने प्लान को कभी भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक केस देखते हैं, सुधा सिंह वर्सेस मुंशी राम, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट का केस है। इसमें कहा कि इट वॉज हेल्ड दैट दिस ऑब्जेक्ट और बेसिस ऑफ दिस सेक्शन इज दैट द पार्टीज आर टू बी प्लेस इन द पोजिशन इन विच दे वुड हैव स्टूड इफ नो एरर हैड बिन कमिटेड। यानी कि अगर कोई भी एरर ना होता, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप कॉन्ट्रैक्ट में चाहते हो और वो ऐसा नहीं होता, यानी कि सब कुछ ओके होता, जो ओके होने के बाद जिस पोजीशन में आप होते, एक्चुअल में इस सेक्शन का पर्पस भी आपको उसी पोजीशन में लाना है। यानी कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो ये इनका एक्चुअल इंटेंशन है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ठीक है, वही इस सेक्शन का पर्पस है कि इनको इनके रियल पोजीशन में लाना, ठीक है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई डॉक्यूमेंट होता है, माना ए जो है बी के नाम कोई गिफ्ट रेडी करता है, गिफ्ट देने के लिए कोई गिफ्ट डेट बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट रह जाता है, ठीक है, अब ये इसे रेक्टिफाई करवाता है, तो
ये कहना रेक्टिफाई करने के बाद क्या होगा, जो इनकी एक्चुअल इंटेंशन थी वही होगी ना, कि रेक्टिफाई हो गया, अब जो इनकी एक्चुअल इंटेंशन है वही फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही है कि इस केस में यही कहा गया है कि एक्चुअल में जो सेक्शन 26 है इसका पर्पज ये है कि पार्टीज को उनकी जो भी उनका एक्चुअल पोजिशन में उसमें लेके आना, अगर कोई भी मिस्टेक से कुछ रह जाता है तो पार्टी को उनके रियल इंटेंशन में लेके आना। ठीक है, अब देखो रिक्वायरमेंट्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होगी अंडर सेक्शन 26 में। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देयर मस्ट बी आ टू पार्टीज, देखो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन के लिए आप कोर्ट जाते हैं कि हाँ दो पार्टीज तो होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया तो दो पार्टी होनी चाहिए, ए बी के बीच में ही जो हुआ होगा। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो या अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर आप रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट जा रहे हो तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कराओगे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीगली जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको लेके ही आप कोर्ट जाओगे कि इसमें रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेक्टिफिकेशन सिर्फ तभी होगा जब फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक है, या तो किसी पार्टी ने फ्रॉड कर दिया या फिर कोई म्यूचुअल दोनों पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। ठीक है, फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वन हैज प्रूफ, एक को प्रूफ करना पड़ेगा, किसको, जो कोर्ट जा रहे हैं कि प्लेंटिफ को, द फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक, कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस डॉक्यूमेंट में, या तो फ्रॉड हुआ है, दूसरी पार्टी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, या म्यूचुअल मिस्टेक हो गई हम दोनों पार्टीज की। द इंटेंशन मस्ट बी ट्रूथफुल विच इज शोइंग टू फ्रॉड और कॉमन मिस्टेक। ठीक है, तो जो इंटेंशन क्या है वो मस्ट बी एक ट्रूथफुल होनी चाहिए, विच इज ओइंग टू फ्रॉड और कॉमन मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या होना चाहिए, मतलब अगर हम कोर्ट जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन के लिए तो पहले दो पार्टीज हो गई है, दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर अदर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो, तीसरा क्या है कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक होना चाहिए, या तो फ्रॉड हो या म्यूचुअल मिस्टेक हो, और ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा इसमें। ठीक है, वांट रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु वांट, जो भी रेटिफिकेशन चाहता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अगर डिफेंडेंट चाहता है तो डिफेंडेंट पर होगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है, म्यूचुअल मिस्टेक हुआ है, या फिर प्लेंटिफ ने अगर प्लेंटिफ रेटिफिकेशन के लिए जा रहा है तो वो प्रूफ करेगा कि मतलब फ्रॉड हुआ है या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पार्टीज रेटिफिकेशन, पार्टीज कौन सी होंगी, देखो आइदर पार्टी, ठीक है, आइदर पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कैन टेक एक्शन फॉर रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 26 में, यानी कि चाहे दोनों पार्टीज होंगी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो सूट कर सकते हैं 26 में, या यहाँ पे प्रॉपर पार्टी भी सूट कर सकते हैं। प्रॉपर पार्टी को